नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो वर्ग 1 संस्कृत से संबंधित है। ये हमारा पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करना और आप भी वाक्य बनाने का प्रयास करना। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामात, रामात, रामाभ्याम, रामे, रामेभ्य। ठीक है ना। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, रामाणाम शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो रामाणाम जो है ना, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का है। रामस्य रामयोः रामाणाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो राम शब्द की जो तृतीय विभक्ति है वो होती है रामेण, है ना। एक जैसे बालक होता है, बालक का तृतीय होता है बालकेन, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, न आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर न है। तो ये ध्यान रखना, राम में रामेण होता है और बालक में बालकेन होता है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है। तो कवि शब्द का चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा कविभ्यः। अगला क्वेश्चन है, कविम शब्द किस विभक्ति और वचन का है। तो देखिए, कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कविम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कविम, कवि, कविन, है ना। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां विग्रह पदम अथवा समस्त पदम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यानी हमको समास का समस्त पद या विग्रह दोनों करना है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है, अहम भवता शरणम आगता। शरणम आगता का समास क्या होगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरणागता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण देखिए, इसमें पहला शब्द, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर सेम होना चाहिए, ये होकर दीर्घ बन जाता है ना। ये नियम है, अका सवर्णे दीर्घ। यहाँ पर देखते हैं भूमि में क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है, प्लस इसके बाद क्या है, ई है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई। तो यह ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूमिशः। अगला क्वेश्चन है, दैत्य प्लस अरि की संधि होगी। देखिए यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। यहाँ भी आ है, यहाँ भी ये ह्रस्व है। तो ये देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दैत्यारी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भानु आया है और यहाँ पर भी भानु आया है। ये ए वाले में दीर्घ है और बी वाले में लघु है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भानु प्लस उदय। इस बात का ध्यान रखना, छोटे उ की मात्रा आएगी भानु में, है ना, भानु प्लस उदय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा न प्लस इति नेति, है ना। ये सदानंद दीर्घ संधि हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि हो जाएगा और ये वृद्धि संधि हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्वा प्रत्यय का शेष रहता है। तो सिंपल है, त्वा प्रत्यय शेष रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पठित्वा, है ना। ये पठत्वा ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। और एक ऑप्शन में ऐसा भी करके देते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना, है ना, पठित्वा आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। संस्कृत भाषा के ऐसे ही वीडियो में सरलतम भाषा में बनाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पा धातु से त्वा प्रत्यय होकर रूप बनता है। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पातवा भी करके आता है, लेकिन ये गलत है। क्या आ जाएगा, पीतवा। यहाँ पर क्या रूप बनता है, पीतवा, है ना। पा धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पीतवा शब्द बनेगा, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उपगम्य में प्रत्यय लगा है। उपगम्य में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसकी धातु क्या हो गई, गम धातु। उपसर्ग क्या हो गया, उप, है ना। और यहाँ पर जो प्रत्यय है, देखिए यदि कोई सी भी धातु में उपसर्ग यदि हम लगाते हैं तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो क्या रूप बन जाता है, उपगम्य, है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। देखिए इस, तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्यति, है ना। लृट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला है, भू धातु लोट लकार, यहाँ पर लोट लकार पूछा है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भवतु, भवताम, भवन्तु, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भवन्तु। अगला है,
भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष पूछा है सभी वचनों के रूप। तो यहाँ पर होगा भवानी भवाव भवाम, है ना, ये उत्तम पुरुष और आपका जो है सभी वचनों में है ना, भवानी भवाव भवाम। अगला क्वेश्चन है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, है ना, कौन सा लट लकार है, तो भवती भवता भवंती, भवंती हो जाएगा बहुवचन का। अगला क्वेश्चन है भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप है ना, तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है भवसी भवथः भवथ। अब देखिए यहाँ पर भी भवथ आया है और यहाँ पर भी भवथ आया है, ये द्विवचन में विसर्ग आता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है ना, बस विसर्ग का ही अंतर है द्विवचन और बहुवचन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भवथा। अगला क्वेश्चन है संप्रति कति वेदाः वर्तन्ते, इस समय कितने वेद हैं, तो 4 वेद है, सिंपल सा है। अगला वेदत्रयी, हाँ देखिए इसको समझना, वेदत्रयी अस्ति, वेदत्रयी में किसकी गणना होती है, तो यहाँ पर ये शुक्ल यजुर्वेद आ गया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला यहाँ कृष्ण यजुर्वेद आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, और अथर्ववेद की गणना वेदत्रयी में नहीं होती, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद का, प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायणाचार्येण कम उक्तम, मतलब सायणाचार्य जी ने वेद शब्द के बारे में क्या कहा गया है, तो उन्होंने बोला है अपौरुषेय वाक्यम वेद, जो वेद है वो अपौरुषेय है ना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदस्य मंडल क्रमे कति मंडलः समुपलभ्यते, मतलब ऋग्वेद का जो मंडल क्रम है उसमें कितने मंडल है, तो आंसर हो जाएगा 10 मंडल है ना। आगे देखते हैं संस्कृत साहित्य से आदि काव्यम अस्ति, संस्कृत साहित्य में आदि काव्य कौन सा है, तो रामायण। रामायण से प्रणेता का, तो महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है रामायणे कति कांडानि सन्ति, रामायण में कितने कांड है, तो 7 कांड है। अगला क्वेश्चन है महाकविना भासेन कति नाटकानि रचितानि, महाकवि भास के द्वारा कितने नाटक रचे गए हैं, तो 13 नाटक रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान नाटकम कस्य रचना, जो प्रतिमान नाटक है वो किसकी रचना है, तो वो भास की रचना है, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कालिदास का प्रसिद्धि, कालिदास जी की जो प्रसिद्धि है वो किसके कारण है, तो वो उपमा के कारण है, कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य। आगे देखते हैं संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति, संस्कृत साहित्य में आदि काव्य क्या है, संस्कृत काव्य में आदि काव्य है रामायण, है ना, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आर्ष काव्येषु 24 सहस्री श्लोका सन्ति, मतलब जो काव्यों में 24 यानी 24,000 श्लोक किस में हैं, तो वो है रामायण में, है ना, ये ध्यान रखना। आगे आर्ष काव्येषु शतसहस्री मतलब 1,00,000 श्लोक किस में है, तो वो है महाभारत में। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं, तो वो 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है तदरूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो इति लक्षणमस्ति, यह जो लक्षण है यह कौन से अलंकार का है, तो यहाँ पर हो जाएगा तदरूपकम भेदो, रूपक अलंकार का लक्षण है ना। अगला क्वेश्चन है संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत कस्य अलंकारस्य मुख्य विशेष, मतलब ये कौन से अलंकार की विशेषता है, संभावना मतोत्प्रेक्षा, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कारकों की संख्या कितनी है, तो कारकों की संख्या 6 है, 8 बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संबंध और अधिकरण इनको कारक नहीं माना गया है। किस किस को नहीं माना गया है, संबंध को नहीं माना गया है और अधिकरण को नहीं माना गया है, तो कारक कितने हैं, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में जो राम है पद में कौन सी विभक्ति है, तो राम जो है ना कर्ता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला है हे अरे भो किस कारक के चिन्ह है, सिंपल सा है संबोधन। देखिए ने चिन्ह किस कारक का है, तो जो कारकों के चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण ने से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, और अधिकरण
हे भो अरे, तो ये जो चिन्ह हो जाएगा ये हो जाएगा कर्ता कारक का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य में जो अहम है, ये जो अहम है, ये इसमें विभक्ति बताइए। तो इसमें प्रथमा विभक्ति अस्मत् शब्द रूप का है, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति का है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 का संस्कृत संख्यावाची पद होगा। 35 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो देखिए 30 को बोलेंगे त्रिंशत, है ना, ध्यान रखना है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। त्रिंशत, त्रिंशत को 30 बोलते हैं, इसमें 5 जोड़ देंगे तो पंचत्रिंशत, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे जो भी संख्या वाले उनको जोड़ते जाइए तो संख्याएं बनती जाएगी, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको समझना है ना, इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है, यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए बालिका क्रीडति, है ना, ये क्रीडति में बड़ी की मात्रा आएगी, है ना, ये ध्यान रखना। तो बालिका क्रीडति रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद होगा। अब एक आएगा, एकम आएगा या एक आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, है ना, एक वचन का है। तो देखिए ये पुल्लिंग का है, ये मैंने बताया था, ये नपुंसक लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, एका। ठीक है, आगे देखते हैं। षोडश के पश्चात संख्यावाची शब्द सप्तदश। अगला त्रिंशत से पहले संख्यावाची शब्द, त्रिंशत यानी 30, 30 के पहले क्या आएगा? 29, तो 29 का संस्कृत हो जाएगा नवविंशति, है ना। आगे देखते हैं, देखिए इसको देखते हैं, है ना। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। ये श्लोक है, श्लोक को पढ़ना है और उसके बाद श्लोक से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हमको बताना है। देखिए श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित यानी अच्छे वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु, जो मूढ़े जो मूर्ख लोग होते हैं उनको पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको ही रत्न संज्ञा भी देते। वो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, ये इसका अर्थ है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा है प्रस्तर खंडेशु के रत्न संज्ञा विधीयते, जो पत्थर के जो टुकड़े हैं वो किसके द्वारा रत्नों की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ आ जाएगा मूढ़े, मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है प्राज्ञ इति पदस्य, जो प्राज्ञ है इस पद का विलोम पद क्या होगा? प्राज्ञ का अर्थ होता है विद्वान, तो विद्वान का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूढ़े, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलिलम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, ये जो सलिलम है इसका एक पर्यायवाची शब्द श्लोक में क्या दिया गया है? तो सलिलम का अर्थ होता है जल, है ना, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथिव्याम कति रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे मूढ़े पाषाण खंडेशु किम विधीयते, मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन रत्न, है ना, थोड़ा सा एक क्रम हो गया है लेकिन ये बी वाला ऑप्शन आप समझना, है ना, रत्न, रत्न संज्ञा विधीयते, है ना। आगे देखते हैं अहम गच्छामि का भाववाच्य क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर वाच्य आ गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा वाच्य से संबंधित, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में है इसलिए यहाँ समझते हैं। अहम का तृतीय होता है मया और गच्छामि का हो जाएगा आत्मनेपद में गम्यते, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मया गम्यते। अगला क्वेश्चन है रामेण हस्यते का भाववाच्य का कर्तृवाच्य क्या होगा? तो राम का ये तृतीया में है तो ये प्रथमा में चला जाएगा, तो राम हस्यते का हो जाएगा हसति, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राम हसति। अगला है देखिए अस्मत् शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होगा, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर हो जाएगा तृतीया का मया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मया अवाभ्यम अस्माभिः। अगला है युष्मत् शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तव युयोः युष्माकम, है ना, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए त्वया पद, ये जो त्वया पद है युष्मत् शब्द की किस विभक्ति और वचन का रूप है? देखिए ऑप्शन में
तो देखिए प्रथमा से चला रहा हूँ मैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, त्वया यानी तृतीया, तृतीया का एक वचन है क्या ऑप्शन में? देखिए हाँ, ये सी वाला ऑप्शन, तृतीया का एक वचन है ना। त्वया शब्द जो है युष्म शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने भी प्रयास किया होगा उसको हल करने का। और इसका एक पार्ट और मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, वो भी हमारे साहित्य और व्याकरण से ही संबंधित रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। और संस्कृत भाषा से जो जुड़े हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।